हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने इसका पार्ट 1 देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अगर आप उसे देख करके देन इस पार्ट को देखते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और पार्ट 1 इसका देख करके आइए। और जो बच्चा इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पहले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कविता के अवयव, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कविता के अवयव। कविता के अवयव से हमारा तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे मिलकर कविता बनी है, अथवा कविता पढ़ते समय जिन तत्वों पर मुख्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होता है। काव्य अर्थात कविता के आरंभिक काल से ही कविता के स्वरूप को समझने का प्रयास विद्वानों ने किया है। प्राचीन काल में भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कविता की तुलना एक सुंदर युवती से की गई है और कहा गया है कि शब्दार्थ जिसका शरीर है, अलंकार जिसके आभूषण हैं, रीति शारीरिक अवयवों का गठन है, गुण स्वभाव और रस आत्मा है। गुण स्वभाव और रस आत्मा है। इन अवयवों के अलावा छंद को भी काव्य का अवयव माना गया है। इस आधार पर काव्य के 6 अवयव बताए गए हैं, किंतु आधुनिक काल तक आते आते इन अवयवों के विषय में विद्वानों की मान्यता बदल गई। छंद, रीति, रस और अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके स्थान पर कविता में कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात और विचार दृष्टि अर्थात कवि के चिंतन को विशेष महत्व दिया जाने लगा। किंतु उपयुक्त अवयवों को पूरी तरह बेकार साबित करके इन्हें कविता से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए कविता के बारे में अब कहा जाने लगा है कि काव्य का अंतरंग उसका बोध पक्ष, भाव पक्ष और बहिरंग कला पक्ष, शिल्प सौंदर्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतरंग काव्य को उत्कर्षमय बनाते हैं तो बहिरंग कला पक्ष को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कविता के अवयवों को 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कविता का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश होता है। इन्हें हम 3 प्रमुख रूप में देखते हैं, कथ्य, रस तथा विचार दृष्टि। कथ्य का अर्थ होता है कविता में कही गई बात, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका संदेश क्या है तथा कवि की भावनाओं के स्रोत क्या हैं और इन भावनाओं के पीछे कौन सी बातें छिपी हैं। प्राचीन काल में रस को कविता की आत्मा माना जाता है। प्राचीन काल में रस को कविता की आत्मा माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और तब कविता में रस का समावेश प्रयास किया जाता था, किंतु आधुनिक कविता में रस अपने आप कथ्य और भाषा के कौशल से उत्पन्न हो जाते हैं। कविता के अवयवों में आज भी रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस कविता के वे तत्व हैं जो पाठक के अंदर सोए हुए स्वार्थी और स्थायी भाव को जगाकर कथ्य को ग्रहण कराने में सहायता पहुंचाते हैं तथा पाठक को भी कवि की मनस्थिति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ विचार दृष्टि से मतलब है कि कवि का विचार स्रोत क्या है, वह किसी चिंतन परंपरा से प्रभावित है अथवा नहीं है। यदि है तो उसके विचारों में कौन से मूल तत्व हैं जो पूर्ण चिंतन परंपरा से उसके विचार को जोड़ते अथवा अलग करते हैं। भाव पक्ष कविता का
आधार और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कविता में भावना प्रधान होती है। आप पढ़ चुके हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। आप पढ़ चुके हैं कि कविता में भावना प्रधान होती है और गद्य में विचार। कविता में भावना प्रधान होती है और गद्य में विचार, इसलिए भाव पक्ष कविता का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसे काव्य की आत्मा तक कहा गया है। काव्य के भाव पक्ष में कल्पना भी एक प्रमुख अवयव है, जो चीज वास्तव में होती नहीं है, किंतु कवि स्मरण कर या अपने सोच के आधार पर उसका चित्र खींच देता है। वह कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाता है। कई बार आप पढ़ते होंगे कि दो चिड़िया आपस में बात करती दिखाई जाती हैं। चिड़िया का बोलना या बात करना कवि की कल्पना द्वारा रची गई एक चीज है। कला पक्ष। कला पक्ष कविता का वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसमें कवि का शिल्प चातुर्य दिखाई देता है। कितने कलात्मक ढंग से और किन वस्तुओं के उत्कृष्ट प्रयोग से कवि ने अपनी बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, वह कला पक्ष के अंतर्गत दिखाई देता है। कला पक्ष में भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि प्रमुख तत्व होते हैं। आइए अब हम इन प्रमुख तत्वों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं। भाषा शैली। आपको ऊपर यह बात बार बार याद दिलाई गई है कि कविता की भाषा विशिष्ट होती है। कम से कम शब्दों और प्रवाहपूर्ण भाषा में कवि अपनी बातें कहना और कहता है तो वह कविता का रूप ले लेती है। इस प्रकार कविता के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह बात स्पष्ट होती है जो कवि ने कही है। भाषा को कवि ने किस कौशल और कलात्मक के साथ परोसा है, वह कवि की शैली कही जाती है। छंद। कविता की भाषा प्रवाहमयी होती है, इसीलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा के लयात्मक रूप को एक निश्चित ढांचे में बांधकर रखना, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों की भेद हैं। कुछ छंदों के मात्राओं की गणना की जाती है और कुछ छंदों को वर्णों की संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद तथा वर्णों के आधार पर रचे गए छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। यहां से आप अंडरलाइन करना, मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद और वर्णों के आधार पर रचे गए छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। हिंदी कविता में छायावाद युग के बाद छंदों का प्रचलन आवश्यक नहीं रह गया। अब आधुनिक समय में छंदों का प्रयोग कुछ कवि ही करते हैं, इसलिए छंद अब कविता का अवयव नहीं रहा है। आधुनिक कविता का स्वरूप मुक्त छंद हो गया है। अलंकार। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का सृजन प्रयास करते थे, किंतु अब कवि अलंकारों पर अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन कवि के भाषा कौशल तथा कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सहज उत्पत्ति को रोका नहीं जा सकता। आज अलंकार कविता के महत्वपूर्ण अंग भले ही ना हो, किंतु एक अवयव के रूप में अवश्य माने जाते हैं। अन्य आधुनिक कविता में रस, छंद और अलंकारों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें जानबूझकर भी कविता में लाने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक कविता में उन तत्व का कौशल पूर्वक प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है। इन तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब का उल्लेख किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक का अर्थ है किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा
घटना से संबंधित बात का कहा जाना। उदाहरण के लिए आपने सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ते समय गोपियों द्वारा बार बार भ्रमर शब्द का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा। आप तो जानते हैं कि भ्रमर यानी भौरे का रंग काला होता है। उद्धव का रंग भी काला था और कृष्ण सावले। भौरे का स्वभाव और फूलों पर डोलते हुए रसपान करना यानी प्रकरांतर से गोपियों भौरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती है और कुछ हद तक कृष्ण को भी उलाहना दे देती है। यहाँ भ्रमर प्रतीक के रूप में आया है। उसी प्रकार बिंब का अर्थ होता है परछाई अर्थात भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र खींचा जाता है और खींचा जाना। जब बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। कई बार आप कविता पढ़ते समय ऐसा अनुभव करते होंगे कि जो बात कही जा रही है उससे कई बातों का आभास मिल रहा है। दूसरी स्थिति और घटनाओं के भी चित्र आंखों के सामने उभरते चले जा रहे हैं। इसी भाषा कौशल को बिंब कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी तत्व मिलकर कविता की रचना में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः कविता को पढ़ते समय इन सभी अवयवों पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा पाठ्यगत प्रश्न 1.2 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कविता की प्रेरणा से कार्य में रिक्त स्थान बढ़ती है। प्रवृत्ति, कुवृत्ति और वृत्ति। दूसरा है प्राचीन विद्वानों ने रिक्त स्थान को कविता की आत्मा माना है। बिंब, रस, लय। किसको कविता की आत्मा माना गया है? इसको मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। तीसरा प्रश्न है प्रतीक तथा बिंब रिक्त स्थान पक्ष के तत्व हैं। किसके तत्व हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको नीचे चैट बॉक्स में देना है। मैंने बहुत ही अच्छे से रीड कराया है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप बिल्कुल एबल हैं आंसर देने के। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसका आंसर बता दूंगी। एक छोटे से वीडियो बना करके उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है, आगे अभी के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। 1.4 कविता कैसे पढ़ी जाए। कविता के संबंध में इतना कुछ पढ़ लेने के बाद अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कविता पढ़ी कैसे जाए ताकि आसानी से समझ में आ जाए और उसमें की गई बात का आशय भी स्पष्ट हो जाए। कविता को पढ़ने का ढंग गद्य से भिन्न होता है। आपने कवि सम्मेलन, आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन पर कवियों को कविताएं पढ़ते तो सुना ही होगा। जब कभी कवि स्वयं अपनी कविताएं सुनाते होंगे तब वे आपको कठिन नहीं लगती होगी, बल्कि कई बार तो कविता सुनने के लिए आप अपने बाकी सारे काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? एक कविता जो कवि सम्मेलन में सुनाई जा रही है वह आपको अच्छी लगती है और एक कविता जो किताबों में छपी है वह समझ में नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? उसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है कविता को पढ़ने का ढंग, कविता को पढ़ने का अंदाज कविता को कठिन और आसान बनाता है। इसलिए कविता को ठीक से समझने और आनंद प्राप्त करने के लिए जरूरी है कविता को ठीक से यानी उचित लय तान के साथ पढ़ना। कविता पढ़ने के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना जरूरी और बहुत जरूरी होता है। कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेने, उसकी सामान्य व्याख्या समझ लेने तथा व्याकरण संबंधी विशेषताओं को जान लेने भर से पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेने, उसकी सामान्य व्याख्या समझ लेने अथवा व्याकरण संबंधी विशेषताओं को जान लेने
भर से पूरा नहीं हो जाता। कविता पढ़ने की सार्थकता को तब जब कवि के द्वारा व्यक्त भावनाओं तक पहुंचकर उसके द्वारा कही गई बात को ग्रहण कर लिया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि यह जानकारी भी प्राप्त की जाए कि कवि ने किस परिस्थिति में अथवा किस वातावरण में कविता लिखी है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविता को पढ़ते समय उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो कविता में कहीं गई बातें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएगी। अथवा मध्यकालीन राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविता को पढ़ते समय उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ना समझते हुए आधुनिक परिवेश से जोड़ दिया जाए तो कविता में कहीं गई बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए कविता पढ़ते समय उसके रचनाकार और रचनात्मक परिवेश की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कविता की रचयिता अर्थात कवि का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लिया जाए। इससे कविता में निहित रस, विचारद, शिष्ट तथा भावनात्मक तत्वों को समझने में सहायता मिलती है। इससे भाव पक्ष को समझने में भी आसानी होती है। कविता का सस्वर पाठ किया जाना चाहिए। इससे उचित यति, गति, लय आदि से कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। पढ़ने की उचित शैली से कविता को समझने में बहुत अंतर आ जाता है। इससे कविता में नाद सौंदर्य के आ जाने से कथ्य मन में बैठते चले जाते हैं और भाषा संबंधी छोटी मोटी जटिलताएं अपने आप स्पष्ट होती चली जाती हैं। कविता के कला पक्ष को समझने के लिए भाषा, छंद, अलंकार तथा प्रतीक बिंबों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि कविता कम से कम शब्दों में अपनी बात कह जाती है। अतः कलात्मक समय के बिना कविता में कही गई बात को विस्तार और गहराई से ग्रहण करना संभव नहीं होता है। कविता की भाषा को भी समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। कविता की भाषा का अर्थ केवल शब्दों के अर्थ जानना ही नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से चित्रात्मकता तथा भावमकता की अभिव्यक्ति का विश्लेषण भी होना चाहिए। संबंधित कविता के समान कोई और पढ़ी हुई कविता ध्यान में आ रही हो तो उससे प्रस्तुत कविता की तुलना की जानी चाहिए तथा दोनों में समानता और असमानता का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार कविता पढ़ने के लिए साहित्य तथा अन्य विषयों की भी गहन जानकारी अपेक्षित रहती है। कविता पढ़ते समय यदि उसके सीधे अर्थों की और भागने की कोशिश की जाएगी तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। कविता पढ़ने का अर्थ है कवि को उस मन स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करना जिसमें रमकर कवि ने रचना की है। इसे कहते हैं कवि की अनुभूति को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा कि क्या कहा गया है। वैसे ये चैप्टर बहुत ही मनोरंजक है और मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब हमारा आता है पाठ्यगत प्रश्न 1.3। उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। कविता पढ़ने के ढंग से कविता का रिक्त स्थान बदल जाता है। भाव, अर्थ और शब्द क्या बदल जाता है? आपको यहाँ से एक कुछ पिक करना है और यहाँ पे रखना है रिक्त स्थान पे। दूसरा, कविता पढ़ने के लिए कवि का परिचय जानना रिक्त स्थान जरूरी नहीं है, भी आवश्यक है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपके हिसाब से कौन सा उपयुक्त है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा, कविता का रिक्त स्थान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? सस्वर पाठ, मनमाना पाठ, रुक रुक कर पाठ। आपको क्या लगता है कौन सा उचित उत्तर होगा इस तीसरे पॉइंट के लिए? तो ये भी आपका
होमवर्क है कह सकते हैं, और आपको इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना है, मैं वहां पे देखूंगी, ठीक है। आपको इसके आंसर्स देने हैं, और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपने गलत दिया है, कोई बात नहीं, ये गलत देते हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठीक है। आपको जो लगता है, जितना समझ में आया है, आप आंसर दीजिए। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, बट मेरा यही रहेगा कि पहली कोशिश आप भी करें, ठीक है। 1.5 आपने क्या सीखा? कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। कविता गद्य की अपेक्षा कम शब्दों और भाव प्रवाह पूर्ण भाषा में लिखी जाने के कारण व्यक्ति के मन पर अधिक प्रभाव डालती है। अग्री करते हो? बिल्कुल। कविता के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, अर्थात शिल्प सौंदर्य। जिसमें कवि की कल्पना, रस, विचार और संदेश शामिल होते हैं, उसे भाव पक्ष कहते हैं। छंद, अलंकार, भाषा शैली आदि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। कविता पढ़ने के लिए उसके रचनात्मक परिवेश, कवि का परिचय तथा रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान आवश्यक होता है। सस्वर पाठ से कविता का भाव स्पष्ट होता है तथा अर्थ खुलते हैं। भाव और निहित रस के अनुसार ही भाषा में काव्य के अंग, छंद, अलंकार आदि उभर कर सामने आते हैं। इससे कविता का शिल्प सौंदर्य निखर उठता है। कविता के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कविता के अवयव दिए गए हैं, जहाँ पे दो होता है, कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष जो हमारे विचार होते हैं, और कला पक्ष शिल्प और सौंदर्य। इसके अंदर भाव पक्ष के अंदर 4 होते हैं, कथ्य, कल्पना, विचारदृष्ट और रस। और कला पक्ष के अंदर छंद, अलंकार, रीति, गुण, भाषा, बिंब और प्रतीक होते हैं, ठीक है। 1.6 योग्यता विस्तार। समाचार पत्रों के रविवारीय अथवा मासिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं के प्रस्तुत कविताओं का अध्ययन कीजिए। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, उसमें से जो कविताएं हैं उसको आप एक बार रीड जरूर करिएगा, ओके। 1.7